नमस्कार मित्रों, प्यारे छात्रों और छोटे-बड़े सभी मेरे जो भी प्रिय दर्शक हैं, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल को फ़ॉलो करते हैं, सभी मित्रों को, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपके इस नववर्ष पे आपके जीवन में, आपके परिवार में आपको बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी अचीवमेंट प्राप्त हों। बहुत जल्दी आप इस वर्ष सक्सेस हों, मेरी दिल से यही दुआ है। आज हम बात करेंगे एसएससी, सीजीएल, सीजीएल वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एमटीएस हो या बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, उसमें पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें जीएस आती है। तो उसी की मैं बात करने जा रहा हूँ और उसी क्वेश्चन को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने उठाया है और उसी क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा या मैं कह सकता हूँ वो लेकर के आया हूँ वो अ, उसका जो पिक्चर है वो फ़ोटो उस पे हमने जो भी है पावर पॉइंट पे बना करके उसको हमने क्या किया है, एक सेटअप दिया है और उसमें उसी में सब कुछ दिया गया है। सारी चीज़ें आपको विस्तार रूप से, विस्तारपूर्व से आपको समझाई जाएँगी, डिस्क्रिप्शन में समझाई जाएँगी। जितनी भी चीज़ें बताई जाएँगी वो आपको समझ में आएँगी, बस इतना आश्वासन रखिएगा। समझाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, कंटेंट में कमी नहीं होगी और नॉलेज में भी कमी नहीं होगी और दूसरी बात ये है कि जो हमने आपको परोसेंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा। बिल्कुल कहते हैं नहीं कि असली होगा, उसमें भी कोई भी त्रुटि नहीं पाई जाएगी। वैसे भी यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 100% सही हो, 100% श्रेष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसा कुछ नहीं है, सभी में गलतियाँ हैं, हम कोई भगवान नहीं हैं। हमसे भी गलती हो सकती है लेकिन अगर वो गलती अगर मुझसे हो, तो मुझे माफ़ करना। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। आज मैं बात किया करेंगे इस क्वेश्चन्स पे। पहला क्वेश्चन है सिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनवाया गया था या कहाँ स्थित है? तो ये हमारा जो है ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, दोनों में, दोनों फॉर्मेट में है। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो आपकी स्लाइड में बताया भी गया है, दिखाया भी गया है, ठीक है? तो हम कुछ देर के लिए यहाँ पे अनसीन हो जाते हैं। सिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनाया गया था, वह कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा गया कि एक फेमस मॉन्यूमेंट है, आराम बाग वाज़ बिल्ट बाय बाबर, इट इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, ठीक है? तो आप याद रखिएगा कोई भी कोई तुम आपसे पूछे कि सिद्ध स्मारक क्या है? आराम बाग जो है बाबर द्वारा जो बनवाया गया था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसके द्वारा बनवाया गया था सिद्ध स्मारक या आराम बाग? तो आप बाबर लगाएँगे, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट में प्रेशर होता है और वो प्रेशर को अगर नहीं हैंडल कर पाए तो मेरा जो अनुभव है मेरा अनुभव ये कहता है कि वो फिर क्वेश्चन आपका जो आता हुआ क्वेश्चन होता है वो भी गलत हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, सावधानीपूर्वक पढ़ना है, फिर अपने आंसर पे पहुँचना है। इतनी जल्दी कोई बात नहीं होती है, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत काफ़ी टाइम होता है, इनफ टाइम होता है, पर्याप्त टाइम आपको दिया जाता है। तो सिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनाया गया था, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर देखो 1956 के औद्योगिक क्रांति की नीति प्रस्ताव ने डैश डैश किस को आधार बनाया था? तो ये ध्यान रखिएगा, जो पंचवर्षीय योजनाएँ चलाई गई थी वो 1951 से 1956 तक चली थी। कौन-सी? फर्स्ट वाली। फिर 56 से 62 तक 61 तक चलती है, यानी कि 5-5 साल की जो है पंचवर्षीय योजनाएँ थी। इस तरीके से 61 से लेकर के फ फाइव 5 साल चलती है 67, फिर मेरा अवकाश काल लग जाता है 3 साल के लिए 61 69 तक। फिर 69 से स्टार्टिंग होती है 70, 71, 73, 74 तक चलती है। कोई ये तुमसे पूछे कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो होती है, जो चौथी चौथी पंचवर्षीय योजना है जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, सॉरी थोड़ी देर का रुकिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना आई वो 5 साल के लिए नहीं, वो मेरी जो है 4 साल की आई थी, ध्यान रखना। 3 साल का अवकाश दिया गया था, तो उसी में से ये पूछा गया है 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने जो है किसको आधार बनाया? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी 1956 से लेकर के 1961 तक इसको अपना आधार बनाया था। इंग्लिश में अगर पढ़ें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज़ अ फाउंडेशन पॉपुलेशन ऑफ 1956 फॉर्मेट द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे लिया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर लिया गया था। ये बात आपको क्या है याद रखनी है, ठीक है? फिर ध्यान रखना है कि
केएल के 8वें संस्करण आईपीएल, सॉरी ये आईपीएल लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे वी रिकॉर्डर की वजह से थोड़ा दिख नहीं रहा है। आईपीएल के 8वें संस्करण के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किन दो टीमों के बीच मुकाबला हुआ था? तो यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू टीम्स contested in the final match of the 8th edition of PKL, सॉरी पीकेएल यहाँ पे दिया गया है, आईपीएल नहीं दिया गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। दबंग दिल्ली बनाम पटना पायरेट्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पुराना क्वेश्चन भी पूछ सकता है, करंट भी उठाता है और पुराना भी क्वेश्चन उठा लेता है, क्योंकि पुराना जो क्वेश्चन नहीं उठाएगा तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे भी बहुत कंपटीशन है, अगर वो क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन रखता है कि जिस क्वेश्चन से कुछ कंपटीशन कम हो, जिस क्वेश्चन से क्या हो, कुछ कंपटीशन जो है वो मेरा क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये एग्जामिनेशन जो सेट करता है पेपर को, वो इसीलिए 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन ऐसा रख देता है कि वो कोई भी जो है लड़का जो है वो कर ना पाए, यानी कि कुछ ही परसेंट, जैसे 5 से 10% लड़के कर पाते हैं, वैसे ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बाकी अपना मैं यहाँ पे सीन हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर देखिएगा भाई। 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, यानी कि हु इज द कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी कि ये पूछा गया है कि हु इज द कंसीडर्ड, किसको कंसीडर किया गया था, किसको ध्यान में रखा गया था, किसका फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को। तो ये बहुत क्वेश्चन इजी है बहुत, और सभी जगह पूछा भी जाता है। एग्जामिनेशन हॉल में आप सही से कर पाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है। वहाँ पे आप कैसे किस प्रकार से हैंडल कर लेते हैं प्रेशर को, जिस स्टूडेंट ने प्रेशर को हैंडल कर ले गया, बहुत शांतिपूर्वक एग्जामिनेशन में हाल में अपने पेपर को हैंडल कर ले गया, वही समझो आगे जाएगा, क्योंकि उसके 10 या 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो नहीं आते हुए भी क्वेश्चन सही होंगे, और जो आते हैं वो तो उसके सही होंगे। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठना है तो प्रेशर तनिक भी नहीं लेना है, क्योंकि जितना पढ़ा वो किसी का नहीं हो सकता है, और नहीं पढ़ा वो भी कोई मुझे बता नहीं देगा। तो ये इस बात की टेंशन नहीं लेना है कि मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, जितना पढ़े हो उसका यूटिलाइज करो, और हो सकता है उस यूटिलाइजेशन से आप आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इसका जो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जो जनक माना जाता है वो होमी जे भाभा को माना जाता है। तो आगे क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के रिट जारी करता है। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये ध्यान रखना है कि जो भारतीय संविधान का जो उच्च न्यायालय के लिए रिट जारी करने का जो प्रावधान है वो मेरा है 226 में है। और ये कोई तुमसे पूछिए कि सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल्स के द्वारा जारी करता है, तो वो है 32। क्या है 32? जिस आर्टिकल को भारतीय संविधान का जो है वो क्या कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। और भीमराव अंबेडकर जी ने इसको क्या कहा है, इसको कहा है जो है संविधान की आत्मा कहा है। तो ये बात ध्यान रखना है। अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट आपका जो रिट जारी करता है तो वो 32 के अनुसार जारी करता है, लेकिन अगर उच्च न्यायालय जारी करेगा तो वो 226 के अनुसार जारी करता है, यानी कि वो उससे संबंधित है। यानी क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट का आया तो हमने जो है उसका क्या नाम है, हाई कोर्ट का आया तो हमने सुप्रीम कोर्ट का भी बात यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर देखिए भाई क्या है, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन थोड़ा करंट से जुड़ा हुआ है, 2022 का है, बाकी देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कि कहा गया है कि अगर वो ऊपर समझ में नहीं आ रहा है हिंदी में तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी थी। तो ये ध्यान रखना, ये हिमाचल प्रदेश में रखी थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी ध्यान रखिएगा कि जो बल्क ड्रग पार्क है ये आधारशिला किसने रखी थी, प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने रखा था। कहाँ पे रखा था, हिमाचल प्रदेश में रखा था। तो इतनी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द पल्लव, यानी कि पल्लव की राजधानी कौन सी थी, तो है कांचीपुरम। क्या है, कांचीपुरम। तो ये ध्यान रखना है, पल्लवों की राजधानी कौन थी, कांचीपुरम है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस सभी जगह पूछा जाता है। ठीक है, आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। तो हम के भैया देखो,
हु लेड ऑफ द बैटल ऑफ द प्लासी द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ये इंग्लिश में है और आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी की युद्ध किसने किया था। तो ये युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है और रॉबर्ट क्लाइव जो है इसमें क्या है जीतता है और 1757 में ही ये होता है, ध्यान रखना। तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया था किसकी तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, यानी कि ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज की तरफ से। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो इंग्लैंड वाले जो यहाँ पे मेरे आए थे, अंग्रेज जो आए थे, अंग्रेजों ने क्या किया था इस तरीके से, मतलब वहाँ पे नेतृत्व करने वाला जो ये प्लासी का युद्ध होता है, पहला युद्ध है, यानी कि अपनी सत्ता को स्थापित करने का पहला युद्ध अगर कहा जाएगा तो यही कहा जाएगा, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरफ से पहला युद्ध 1757 में लड़ा गया था, जो रॉबर्ट क्लाइव है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? तो मानसरोवर पुस्तक प्रेमचंद जी की है। बहुत सारी इनकी पुस्तक हैं, जैसे गबन है, गोदान है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है ना। ये बहुत सारी कुछ मतलब ऐसे ऐसे उपन्यास इन्होंने लिख डाले, ऐसे ऐसे कहानियाँ, कहानीकार ये हैं ना, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, इन्होंने कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। तो इनकी कहानियाँ जरूर पढ़ के जाना है क्वेश्चन में, मतलब पेपर में। तो उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन, एक ना कहीं एक आधा क्वेश्चन आपके जो अगर किस्मत सही होगी तो वो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन जो आया है बेटा, ये क्वेश्चन जो है इसको हम अनसीन कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन नहीं देखेगा। प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता है? तो ये ध्यान रखना है बेटा कि प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जो कंप्यूटर में कभी भी उसको हम क्या कह सकते हैं, हम कहें चेंज कर ही नहीं सकते, हम कहें फॉर एवर चेंज ही नहीं कर सकते हैं। तो वो है मेरा रोम। ध्यान रखना, रोम टोटल वो होती है ROM, यानी कि रीड ओनली मेमोरी जिसको हम कहते हैं। इतनी बात ध्यान रखना है। यानी कि प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता है। यानी कि व्हाट इज द यूज्ड ऑपरेट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट द कैन एवर बी चेंज्ड इन द कंप्यूटर, तो रोम, ठीक है। भारत में सितार के उस्ताद, सितार मास्टर के रूप में किसे जाना जाता है, तो पंडित रविशंकर जी को जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। यानी कि इनको ये भारत रत्न से सुशोभित हो चुके हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना, ये पद्मश्री से, पद्म विभूषण से, पद्म भूषण से ये जो है सुशोभित हो चुके हैं, तो ध्यान रखना है। ये कौन है, ये जो है उस्ताद सितार मास्ट्रो है, ध्यान ध्यान रखना। हु इज द नोन एज द सितार मास्ट्रो इन इंडिया, तो ये पंडित रविशंकर जी, ठीक है। इतनी बात आपको क्या करनी, याद रखनी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, हु इज द डिस्कवर न्यूट्रॉन, सॉरी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, किया था? न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? तो देखिएगा क्वेश्चन आगे, न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? हु एमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन, यानी कि जे चैडविक। अब ये क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रॉन तो हमने सीख लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, फिर न्यूट्रॉन आता है, एक पॉजिट्रॉन भी होता है। तो इन तीनों को किसने खोजा था? तो इस क्वेश्चन के साथ में हम इसको भी देख लेते हैं। एक फॉर्मूला याद रखना, ईंट पर नाचो। ईंट का मतलब है ट से होता है जे थॉम्सन और ई से मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉम्सन ने किया था। पर मतलब होता है पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड। तो ध्यान रखना है कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने नाम दिया था, गोल्डस्टीन ने इसको खोजा था, ध्यान रखना इस बात को। फिर हमें जो एकेडमिक स्तर पर जो होता है वो मुझे क्या पढ़ाया जाता है, वो मुझे रदरफोर्ड पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरा सही क्या है, गोल्डस्टीन। खोज अगर बात करता है तो गोल्डस्टीन है, अगर वो नाम देने की बात करता है तो रदरफोर्ड है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर बात आती है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जे चैडविक, यानी कि ये चैडविक जी ने की थी, तो ध्यान रखना इतनी बात। फिर है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो ये क्वेश्चन देखो दिया गया है यहाँ पे, इसको थोड़ा आंसर करते हैं। विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द इंटरनल डिस्टर्बेंस? तो ये है 355, ध्यान रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, सही से पढ़ना है क्वेश्चन को क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। भारतीय संविधान के किस, क्योंकि अगर बात आती है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक, लड़का क्या सोचता है कि वो अब वो इमरजेंसी की बात कर रहा है, और जो पेपर सेट करता है, मेरी जैसा अगर पेपर सेट करने वाला हुआ तो मैं वही आर्टिकल दूंगा 352, 356, 360, लेकिन वह नहीं होंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक शांति के राज्यों की रक्षा करने के हेतु, रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। तो कर्तव्य की जो बात करेगा कि कोई बाहरी आक्रमण हो रहा है या आंतरिक कोई अशांति पैदा हो गई है, यानी कि
भाग दौड़ या कुछ भी हम कहते हैं कि हथियारों से लैस कुछ भी हुआ है, तो उसे क्या अगर राज्यों की रक्षा करना है, यानी कि केंद्र सरकार का कर्तव्य ये है, यानी कि किसका बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है। तो ये जो है, जो ये मेरा किस आर्टिकल के तहत है, तो ये कभी भी मत सोचना कि ये आप उसमें 352 में चले जाएँगे, नहीं 352 में नहीं है बेटा, 355 में, ध्यान रखना। इसको 3 पे कर्तव्य की भाई मैं बात करूँगा, अगर मैं कर्तव्य की बात करूँगा, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करनी है, तो केंद्र सरकार का कर्तव्य है, तो ये 355 में जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शॉर्ट कुंजी, ये फिर ये देखो कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से किस शॉर्ट कुंजी की का इस्तेमाल एमएस एक्सेल 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू द लॉस ऑफ द ओपन वर्कबुक इन द एमएस एक्सेल 365? तो कंट्रोल डब्ल्यू का जो है इसमें एमएस एक्सेल 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए, इस बात को ध्यान रखना। अगर कोई एमएस एक्सेल में 365 में कोई वर्कबुक खुली हुई है, क्या खुली हुई है, वर्कबुक अगर खुली हुई है एमएस एक्सेल 365 में, तो इसको अगर मुझे बंद करना है, क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, कंट्रोल डब्ल्यू देना पड़ेगा। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू द क्लोज ओपन द वर्कबुक इन द एमएस एक्सेल 365, तो कंट्रोल डब्ल्यू होगा। इतनी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। हम अगली साइड पर बढ़ जाते हैं। देखिए, क्षोभ मंडल की औसत जो ऊंचाई है, देखो ये क्वेश्चन यहाँ ऐसे पढ़िएगा, पूरा तो क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फीयर? क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल मतलब बिल्कुल नीचे का मंडल, ट्रोपोस्फीयर को बोलते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर, ये क्या है, 13 किलोमीटर है इसकी। तो यानी कि नीचे से अगर उस ऊपर की तरफ हम क्षोभ मंडल की तरफ जाएंगे तो 13 किलोमीटर पड़ेगा, यानी कि उसकी हाइट क्या पड़ेगी, 13 किलोमीटर पड़ती है, ध्यान रखना इस बात को। फिर क्वेश्चन आया है, धीनोधर पहाड़ियाँ, धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो ध्यान रखना, धीनोधर, धीनोधर, तो देखो ऐसा क्वेश्चन ही आ रहा है, धीनोधर, धीनोधर, तो ध ग में ऐसा लग रहा है कि ध न, तो गुजरात में हुआ, क्या हुआ, धीनोधर पहाड़ियाँ जो है गुजरात में स्थित है। यानी कि ध्यान रखना, भारतीय राज्य किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, ध्यान रखना इतनी बात है। यानी कि आप देखिएगा, धीनोधर हिल्स इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? यानी कि आप ये ध्यान रखना, गुजरात में आपको स्थित है। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो गुजरात है। क्या है वो, गुजरात है, ध्यान रखना। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो ये ध्यान रखना है, ये है मेरा गुजरात में, ठीक है। तो दोनों याद रखना है, जो धीनोधर पहाड़ियां हैं वो भी गुजरात में पड़ती हैं, और भारत का जो 24x7 है सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा जो है वो भी गुजरात में पड़ता है। ये भी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। बिहार केसरी के नाम से बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं कहता हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि हु इज़ द नोन एज द बिहार केसरी? जिसका नाम है, जिनका नाम है, जिसका नाम नहीं, सॉरी, ठीक है। क्योंकि अपने आप से जो भी बड़ा है उसका सम्मान करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। रिस्पेक्ट, ओनली रिस्पेक्ट ऑन द एल्डर्स, नॉट यंगस्टर। यंगस्टर दो, लेकिन उतनी ही दो जितनी जरूरत हो, ठीक है। ज़्यादा दोगे तो खपड़ी में बैठ जाएगा यंगस्टर, इतनी ध्यान रखना। श्री कृष्ण सिन्हा यानी कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? क्योंकि बेटा एक बात ध्यान रखना है, ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके सामने वाला। क्योंकि जो बाल्टी होती है ना, बाल्टी अगर पानी भर गया है तो मोटर अगर चलता रहेगा तो पानी खराब जाएगा, इतनी बात ध्यान रखना। तो बस बात वही है, अगर नल की टंकी अगर बंद ना कर की जाए तो क्या होगा, पानी वो खराब जाता है। इसलिए ज्ञान उतना ही दो जितना सामने वाला आपका ज्ञान रिसीव कर पा रहा है, यानी कि ले पा रहा है, ठीक है। ज़्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता कहीं पर नहीं है, ठीक है। बाकी बहुत बड़ी लाइफ है, और बहुत बड़ा जीवन है, ज्ञान देने के लिए बहुत ज़्यादा समय पड़ा हुआ है। बहुत कुछ आगे बढ़िए, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना भी आप पढ़ पाइए उतना बढ़िए। श्री कृष्ण सिन्हा जिनका नाम बिहार केसरी के से नाम जाता है, तो बिहार केसरी वो नहीं है, लाला लाजपत राय नहीं है, इतनी बात ध्यान रखना। क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन में लाला लाजपत राय दिया होगा, पक्का दिया होगा, लेकिन यहाँ पर बिहार केसरी की बात हो रही है। यहाँ पर बिहार केसरी की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है। तो श्री कृष्ण सिन्हा जी क्या है, श्री कृष्ण सिन्हा जी को कहा जाता है, इतनी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन में किस वर्ष बिठाया गया था? तो ध्यान रखना है, 1236 से 1240 तक वो जो रहा था वो इल्तुतमिश के बाद में बैठाया गया था, नहीं सॉरी,
इल्तुतमिश, हाँ, इल्तुतमिश के बाद में बैठाया गया था रज़िया सुल्तान को, ठीक है? हाँ, सही कह रहे हैं। 1236 से लेकर के वो बैठता है 1240 तक, और उसको फिर इसको हटा दिया जाता है। और ये ध्यान रखना है कि दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका, पहली और अंतिम महिला शासिका यही थी, रज़िया सुल्तान। तो रज़िया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पे किस वर्ष बैठाया गया था? तो 1240 में बैठाया गया था। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? आगे क्वेश्चन देखते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 मेज़बानी कौन करेगा? मेज़बानी का मतलब होता है जहाँ पर खेला जाएगा, जिस धरती पर खेला जाएगा उसको कहते हैं मेज़बानी करना। और मेज़बान मतलब समझते हो? जहाँ पर वो उस खेल को खेला जाएगा तो उसको हम मेज़बान बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में ये जो है खेला जाएगा, ये ध्यान रखना। फीफा महिला विश्व कप है, ध्यान रखना। क्योंकि पुरुष विश्व कप और महिला विश्व कप 2 होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि ये महिला विश्व कप है या पुरुष है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड दोनों दोनों की धरती पर ये जो है विश्व कप खेला जाएगा। यानी कि आप पिछला क्वेश्चन कह सकते हैं कि आने वाले भी एग्ज़ामिनेशन में पूछा जा सकता है। वो कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो, जैसे बिहार एसआई का मेंस लगेगा, एसएससी है, यूपी पुलिस है, ठीक है? आपका बिहार पुलिस है, ये जितने भी एग्ज़ामिनेशन में हैं, वो सभी एग्ज़ामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है, या एसएससी के किसी भी एग्ज़ामिनेशन 2024 में पूछा जा सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के किस, यानी कि 8 शहरों में आयोजित किया गया है? यानी कि आप क्वेश्चन ये है कि खेलो इंडिया यूथ जो गेम्स है, ये मध्य कहाँ हुआ है? तो ये ध्यान रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 5वां संस्करण हुआ है, ये कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। और किस शहर में हुआ है? तो हम कहें भैया ये मध्य प्रदेश में हुआ है। और कितने शहर में हुआ है मध्य प्रदेश के? तो 8 शहर में हुआ है। इतनी बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है, ठीक है? फिर बात करते हैं कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री सी भारत के किस राज्य में उससे गुजरकर गुजरती है? तो ये ध्यान रखना है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि 23.5 डिग्री पास थ्रू तथा छत्तीसगढ़ से ये जो है गुजरती है। यानी कि कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है, भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कैप्रिकॉर्न नहीं है, कैप्रिकॉर्न बोलते हैं मकर रेखा को, ठीक है? ये ध्यान रखना है। तो ये है छत्तीसगढ़ से। तो ये वही वाला है कि गुजरात, महाराष्ट्र, गमछा चार मित्र पर छत्तीसगढ़, इसमें छत्तीसगढ़ आएगा, ऑप्शन में होगा तो ये आप लगाएंगे। और गुजरात होगा तो ऑप्शन में गुजरात लगा दीजिएगा। और अगर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र लगाइएगा, मिज़ोरम है तो मिज़ोरम लगाइएगा। वैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, ठीक है? इस स्लाइड में हमने छत्तीसगढ़ रखा है, ठीक है? अगला स्लाइड की मैं बात करता हूँ। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिलों में एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था? तो हम कहें भैया खेड़ा का जो किसानों का समर्थन कर रहे थे महात्मा गांधी जी ने किसानों का समर्थन किया, और किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह चलाया गया था। जिसका सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है? अब हम ध्यान देंगे कि ये इंग्लिश में क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंग्लिश में क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ईयर्स डिड महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात, यानी कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इन सपोर्ट ऑफ द फार्मर्स। तो 1918 में ये चलाया गया था, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, गुजरात में चलाया गया था, और खेड़ा में हुआ था। खेड़ा गुजरात में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना, ये इनका सत्याग्रह था, ठीक है? आपको इतनी याद रखनी है। बाकी महात्मा जी के गांधी जी के बारे में बहुत कुछ है। हमके पहला जो है सत्याग्रह कहाँ जगह? चंपारण हुआ था, 1917 में हुआ था। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ से मतलब ला सीखा। फिर 1915 में यहाँ पे वापस लौट आए। पहला सत्याग्रह अगर सबसे पूछे तो दक्षिण अफ्रीका में ही चलाया गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। दांडी यात्रा हुआ, साबरमती आश्रम से स्टार्टिंग होती है, दांडी तक चलती है। 12 मार्च 1931 से 6 मार्च 1931 तक चलती है, 1930 तक चलती है, सॉरी 1930 है, 1931 नहीं है, इसको थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको ध्यान रखिए। तो इन्होंने बहुत कुछ चलाया है, बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ किताबें लिखी हैं, तो इनकी किताब भी याद रखनी है। और जितने भी आंदोलन हैं, जितने भी सत्याग्रह आंदोलन हैं, ये जितने भी हैं, हम कहेंगे सब याद कर डालो, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी अगर पेपर में ना कूदें तो बेकार है पेपर। फिर पेपर बनाने वाला महात्मा जी गांधी जी को एक बार जरूर लाता है। कोई भी पेपर हो आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन महात्मा गांधी जी के बारे में आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, उनसे जरूर एक संबंधित मिलेगा। अगर ना मिले तो वो क्वेश्चन ही, मतलब क्वेश्चन पेपर ही बेकार है, ऐसे समझो। तो दैट इज अ इम्पोर्टेंट। कुछ ऐसी शख्सियत हैं जैसे महात्मा गांधी जी हुए, जैसे सुभाष चंद्र बोस हुए, चाहे भगत सिंह हुए, चाहे मिल्खा सिंह हुए, चाहे आपको हॉकी जी के जादूगर जो मेजर ध्यानचंद जी हैं, ये इनसे क्वेश्चन बनता है ना? यही क्वेश्चन उठाता है, और उठाओ ना, कहाँ से उठाएगा भाई क्वेश्चन? उठाने वाला भी हजार बार सोचता है। निम्न में से किस शहर में 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर में पुरस्कार किसने जीता है? अरे वो लगातार जीत रहा है भाई, मध्य प्रदेश का इंदौर, है ना?
बार-बार जीत रहा है, अगर क्वेश्चन नंबर आता है, चाहे वो हम कहते हैं भैया अब 4 साल बाद आए, तब भी वो इंदौर रहेगा। क्योंकि वो अब सुस्त ही होते स्वच्छ होता ही चला जा रहा है, साफ होता चला जा रहा है, 6 साल से वो फर्स्ट पे है। तुम 2022 में की बात करता है, तब भी हम वही लगाएँगे, है ना? आगे बात करते हैं। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य में? तो वर्ली महाराष्ट्र से, ध्यान रखना वर्ली कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। इतनी बात आपको क्या क्या लावड़ी यहाँ पे नृत्य होता है, ये भी ध्यान रखना लावड़ी नृत्य इसी से संबंधित है। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में ही स्थित है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? मेरी अगर स्पीड अगर तेज़ है, तो आप जो भी यूट्यूब का जो सेक्शन होता है प्ले प्लेबैक स्पीड का, वहाँ से आप थोड़ा-सा स्पीड थोड़ा कम करके आप देख सकते हैं, ठीक है? अगर प्रॉब्लम है, अगर समझ में आ रहा है इतनी स्पीड पे, तो आप इसी स्पीड पे आप क्या है, इसको आप रन कर सकते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं, ये तो क्वेश्चन वहीं आ गया शायद, है ना? सारे क्वेश्चन हमारे हमको लग रहा है स्लाइड हमारी जो है, आज आज के लिए हमारी स्लाइड हमारी स कंप्लीट हो गई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और सभी मित्रों को, सभी मेरे प्यारे दर्शकों को, सभी मेरे प्यारे व्यूवर्स को, सभी मेरे प्यारे मेंबर्स को, सदस्यों को, सब्सक्राइबरों को, जितने भी मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे मित्र देखते हैं, मैं इस चैनल को फोर्स नॉलेज ऑफिशियल चैनल को फॉलो करते हैं और इससे कुछ न कुछ अपनी ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में यूटिलाइज़ करके आगे बढ़ते हैं, उनको बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत नमन। और मैं यही चाहूँगा कि जितना भी प्यार आप लोगों ने दिखाया है 2023 में, वैसा ही प्यार 2024 में आपसे मिलेगा। और जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको इस क्लास से कितना आपको सहयोग मिला है और कितना आप इस अपने जीवन में आगे बढ़े। तो इतनी बात ध्यान रखना है, पेपर कोई भी हो आपको निरंतरता बहुत ज़रूरी है और निरंतरता अगर बनी रहेगी, मेरी समझ से अगर 8 घंटा रोज़ पढ़ रहे हो, तो मेरी समझ से कोई भी आपको गिरा नहीं सकता है, बस बैठ के आपको पढ़ना ही है। और अगर आप आज नहीं पढ़ रहे हो, तो मेरी समझ से कल 4 साल, 5 साल बाद में 12-12 घंटे, 15-15 घंटे काम करने के लिए तैयार हो जाओ, यानी कि रेडी फॉर वर्क। अबाउट 15 हावर। तो अगर आज आप हट 8 घंटे बैठ के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो अगले 4 साल, 5 साल बाद आप 15 घंटे वो काम करेंगे, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ेगी। तो आज मेहनत कर लेंगे, बहुत आगे सुखी रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको आपके पास सब कुछ होगा, सारी शोहरत, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो हमें मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना भी हमने देखा है, पढ़ाया है, वो उसको रिवीज़न कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। बस इतनी बात हमको याद रखनी है और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के पास में, जितना शेयर करेंगे आप मेरी वीडियोज़ को, तो उतना ही मुझे सपोर्ट मिलेगा और जितना मुझे सपोर्ट मिलेगा, मेरे जीवन में जितनी खुशियाँ आएँगी, उतनी ही मैं आपको देना चाहूँगा, ठीक है? उतना ही मैं अपनी लाइफ़ में और आपकी लाइफ़ में और चीज़ें सुशोभित करना चाहूँगा और इस 2024 में जो नववर्ष में आप सभी को इतना प्यार और उतनी खुशियाँ, इतना सारी चीज़ें मिलें कि आप बटोर ना पाएँ। बहुत सारी खुशियाँ मिलें, बहुत ज़्यादा सुशोभित हों। इससे 2024 में जितनी भी अपने आपके सपने थे, वो जो पूरा नहीं कर पाए, वो आप इस 2024 में पूरा कीजिए और बहुत-बहुत मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी प्यारे स्टूडेंट और प्यारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा आगे लाइफ़ में आगे बढ़िएगा, ठीक है? सपोर्ट कीजिए, ज़िंदगी में आप सपोर्ट करेंगे तो आप किसी का सपोर्ट करेंगे, भगवान आपका सपोर्ट करेगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि रो रोकने वाला अब कोई नहीं है, रुकने वाले थे नहीं हम, ना रुके हैं, ना रुके थे, ना अब रुकेंगे। ना रुके थे, ना रुके हैं, ना अब रुकेंगे, इस ज़माने में अब कोई किसी के दम नहीं जो हमें रोक सके। ज़माना हमसे है, ज़माने से हम नहीं, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत। सभी को थैंक्स, जय हिंद, जय भारत, राम-राम।